आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में मैं उदारवादी राष्ट्रवाद के विषय पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम ये समझें कि उदारवाद से हम क्या समझते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन रूट लिबर, लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। क्या चीज से निकला है? लैटिन रूट लिबर, अर्थ क्या है? आजाद। अब प्रश्न उठता है कि आजादी किस तरह की? तो राजनैतिक उदारवाद को समझेंगे, फिर हम लोग आर्थिक उदारवाद को समझेंगे, फिर हम सामाजिक उदारवाद को समझेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में वो आजाद जो शब्द है, जो लीबर से निकला है, वो इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें आर्थिक उदारवाद के बारे में। आर्थिक उदारवाद का अर्थ क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब बाजारों की मुक्ति, एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी पूंजी एवं वस्तुओं के आवागमन पर राज्य का जो नियंत्रण है उसको हटा देना। क्या चीज है? फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी बाजार उन्मुक्त हो जाए, और जो राज्य का जो नियंत्रण है क्या चीज पर? किस? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी पूंजी एवं वस्तुओं के आवाजाही पर जो नियंत्रण किया गया है सरकार के द्वारा, उसको हटाना ही आर्थिक उदारवाद कहलाता है। ये हम बात कर रहे हैं किसके कंटेक्स्ट में? उस समय के यूरोपियन कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये अलग अलग समय में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग यूरोपियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उस समय का आर्थिक उदारवाद का मतलब यही था। आर्थिक उदारवाद का अर्थ यही था। तो इसको आप दूसरे देशों से कंफ्यूज नहीं करेंगे, कृपया इसको यही समझें कि हम ये बात यूरोप के संदर्भ में कह रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट उस समय का विचारधारा क्या थी कि हमें बाजार से मुक्ति मिले, बाजार जो हो उन्मुक्त हो, और आवागमन सही ढंग से हो सके, और जो राज का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो सके। तो ऐसी विचारधाराओं को एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। उस समय जर्मनी के जो थे 39 राज्यों का एक महासंघ था, और इसका मुख्य नेता प्रशिया था। तो 39 जो महासंघ जो था, 39 राज्यों का जो महासंघ था, जिसका मुख्य नेता प्रशिया था, तो उन राज्यों में क्या समस्याएं थी कि उनका अपना करेंसी हुआ करता था, उनका अपना मापतौल होता था, यानी कि हर राज्य के करेंसी अलग होते थे, हर राज्य के मापतौल भी अलग हुआ करते थे। तब एक समस्या उभर करके आई। क्या समस्या हो गई? कि हिंड्रेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, यानी कि समस्या ये आई कि आसानी से
वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन नहीं हो पा रहा था। और सबसे मुश्किल बात यह थी कि टैरिफ बैरियर बिटवीन देम, यानी कि शुल्क निर्धारित कर दिया जाता था, और जब भी कोई वस्तु एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो उस पर शुल्क लगाया जाता था, जिसके कारण उस वस्तु के दाम बढ़ जाते थे। एक राज्य में उस वस्तु का दाम दूसरा है, दूसरे राज्य में उस वस्तु का दाम दूसरा है। तो शुल्क अवरोध लगाए गए थे, जिसको हम टैरिफ बैरियर कहते हैं। तब क्या हुआ कि 39 स्टेट जो जर्मनी के थे, जो महासंघ था, वो लोग मिलकर एक शुल्क संघ, जिसको हम जोलवेराइन कहते हैं, उसकी स्थापना की 1834 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया, यानी कि प्रशिया उसका हेड था। और प्रशिया जब लीड लिया तब सारे जर्मन स्टेट एक साथ हो गए। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले यह समझने की कोशिश की जाए। मुख्य उद्देश्य था टू बाइंड जर्मनी इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन, यानी कि जितने भी जर्मन राज्य हैं, 39 राज्य, उनको एक राष्ट्र में पिरोहित करना, पिरोना आर्थिक रूप से, और टू स्ट्रेंथन नेशन मटेरियली, यानी आर्थिक रूप से मजबूत करना। तो जब जोलवेराइन की स्थापना हुई तो क्या हुआ? एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर, यानी कि शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया। नेचुरली जब शुल्क अवरोध समाप्त होगा तो आवागमन आसानी होगा। कैसे हुआ कि आसानी हो गया? क्या चीज का आवागमन का? यानी गुड्स एंड पीपल का, कैपिटल का। और जो करेंसी जो हर राज्य में अलग अलग था, 30 से ऊपर करेंसियां थी, उसको रिड्यूस करके 2 करेंसी में रखा गया। और क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे का एक जाल बिछा दिया गया। रेलवे का जाल हम क्यों बिछाएं? टू स्टिमुलेट मोबिलिटी, यानी कि सही ढंग से वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सके। मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता प्रदान किया गया रेलवे का जाल बिछा। तो क्या क्या किया गया? शुल्क अवरोध हटा दिए गए, करेंसी जो 30 से ऊपर था उसे 2 कर दिया गया, और एक रेलवे का जाल बिछाया गया ताकि आसानी से वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सके। अब नेचुरली ऐसे जो स्टेप उठाए गए, जो कदम उठाए गए, इसका प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि आधार तैयार किया राष्ट्रीय एकीकरण का। आर्थिक एकीकरण ने मार्ग प्रशस्त किया राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या हुआ? कि जो प्रांतीय हित और व्यक्तिगत हित जो था उसका फ्यूजन हो गया। अब लोग इससे ऊपर उठकर बात करने लगे, यानी कि विलय हो गया। प्रांतीय हित का और व्यक्तिगत हित का विलय होकर अब सब लोग राष्ट्र के प्रति सोचने लगे। तो इस तरह का विचारधारा क्या चीज से आया? आया आर्थिक उदारवाद से। ये संदर्भ हम जर्मनी के लिए कह रहे हैं। अब समझने की कोशिश करें कि सामाजिक उदारवाद क्या है। सामाजिक यानी कि सोशल लिबरलिज्म क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करें। अब सोशल लिबरलिज्म को समझने के लिए
हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक देश का, वो देश है फ्रांस। तो क्या कहता है? टॉक्स ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। और तीसरी बात, इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि निजी संपत्ति का अधिकार। तीन चीज की बात है। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी, और तीसरा, संपत्ति, निजी संपत्ति का अधिकार। अब इसमें कुछ सीमाएं लाद दी गई, लिमिटेशन दे दिया गया। वो लिमिटेशंस क्या क्या थे? इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लिमिटेशंस थे, और ये लिमिटेशन हम बहुत आसानी से फ्रांस के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो राइट टू वोट ग्रांटेड, इन फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, राइट टू वोट ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, यानी कि जो संपत्तिवान थे, सिर्फ पुरुष, संपत्तिवान पुरुष, उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। वो भी संपत्ति डिफाइन किया गया था कि कितना संपत्ति होना चाहिए, और औरतों को बाहर कर दिया गया, यानी कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ बदलाव हुए। किसके पीरियड में? जैकोबिन के पीरियड में। बदलाव क्या हुआ कि ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, यानी कि ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉयड सफरेज का मतलब है कि जितने भी पुरुष वयस्क लोग थे, जो वयस्क पुरुष थे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। यहां भी महिलाओं को बाहर कर दिया गया। और नेपोलियनिक कोड में, यानी कि नेपोलियनिक संहिता में, फिर सीमित मताधिकार आ गया, और reduce women to the status of minor subject to the authority of father and husband। बड़ा अजीब बात है। औरतों को, महिलाओं को पिता और पति के अधीन रहने पर विवश किया गया, उस पर जोर दिया गया। तो ये बदलाव दिखाई पड़ता है सामाजिक उदारवाद में। उदारवाद की बात हम किए, लेकिन लिमिटेशंस के साथ, सीमाओं से हम बांध दिए, सीमित दायरा में किए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं राजनीतिक उदारवाद। बड़ा आसान है। राजनीतिक उदारवाद क्या कहता है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि निरंकुशवाद की समाप्ति और कुलीन के विशेष अधिकारों की समाप्ति। दो बात किया। पहला, निरंकुशवाद समाप्त हो, और जो कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दिए गए थे उसको समाप्त किया जाए। जब ये समाप्त होगा तो क्या होगा? किस तरह का सिस्टम आएगा? एक ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें आम सहमति से सरकार की स्थापना होगी। ये सिंपल बात है। और जब आम सहमति से जब सरकार की स्थापना होगी तो उसमें एक संविधान होगा, उसमें आपका संसद होगा, और एक प्रतिनिधित्व सरकार होगी। तो इस तरह की जब बात हम उस समय किए, उससे हम राजनीतिक उदारवाद कहते हैं। ये शब्द जो है वैरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन यूरोप के संदर्भ में इसका अर्थ यही है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि निरंकुशवाद की समाप्ति और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति,
कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक संविधान होगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि प्रतिनिधि सरकार कैसे होगा, संसदीय प्रणाली के तहत। दूसरी वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।